हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक की सहायता से। हमने अभी अभी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। 8 पार्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बेसिक मैथ की भी प्लेलिस्ट है, आप इन दोनों को देख लीजिए। आप बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है भाई, ठीक है। अब चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, नए टॉपिक शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, HCF एंड LCM, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहली क्लास में, फिर कल वाले क्लास में हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लेके सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, ओके। तो देखिए, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों दिया हुआ है, यहाँ पे हेडिंग है आपके सामने गुणनखंड तथा गुणज, ठीक है। फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज क्या होता है भाई? देखिए, गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर देता है, ठीक है, दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? जैसे कि बी है, बी को ए अगर पूर्णतः विभक्त कर दे रहा है तो ये जो ए है ना, ये बी का क्या है? एक गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड की भी भाषा सिंपल सी है, ठीक है। उसके बाद हम बी को क्या कहेंगे? बी को ए का गुणज कहते हैं। ये जो बी है, ए का क्या होगा? गुणज होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम 15 ले रहे हैं भाई, ठीक है। ये 15 है, तो 15 के कितने गुणनखंड होंगे? जो 15 को विभक्त करेंगे वो 15 का गुणनखंड होगा। तो 1 कर देगा भाई 15 को विभक्त, ठीक है। और क्या करेगा भाई? यहाँ पे 3 कर देगा 15 को विभक्त, तो 15 का 3 क्या होगा? गुणनखंड होगा। और ये 3 जो है, ये 15 क्या होगा? इस 3 का कहेंगे आप गुणज है। ये 3 का 15 क्या है? गुणज है। और 15 3 का क्या है? एक गुणनखंड है, फैक्टर है भाई। और इसी प्रकार 5 भी 15 को विभक्त करेगा तो 5 क्या है? 15 का एक गुणनखंड है, स्वयं 15 भी होगा, ठीक है। स्वयं क्या होगा? 15 भी होगा। इसी प्रकार अगर 35 की बात किया जाए तो 35 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 तो होंगे ही भाई, 1 तो होंगे ही। उसके बाद आपके 5 होंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 स्वयं होगा, फिर 35 होगा, है ना। 35 के इतने गुणनखंड होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये 5, ये 35 5 का क्या है? गुणज है। और 5 क्या है? 35 का गुणनखंड है। आई होप कि अब आपको गुणनखंड और गुणज में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। गुणनखंड का मतलब इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं जो इनको डिवाइड कर दें भाई, तो इसके इतने फैक्टर होंगे, ये गुणनखंड कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भाई मैथ को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम बस बेसिक क्लास लेके आए हैं। बेसिक मतलब जो कंसेप्ट है उसी पे हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए है आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं HCF। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या? यही है ना। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम HCF में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल के मदद से हम समझेंगे। देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले परिभाषा हम लोग ध्यान दे लें। चलिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 35 और 42 का, 35 और 42 का आप क्या निकालिए? HCF निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। देखिए, हम इसे लिख सकते हैं क्या? इनका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड। कितने होंगे? 5 और 7 होंगे।
इसी प्रकार हम इनका गुणनखंड कर लेंगे भाई। इनका क्या गुणनखंड होगा, अभी एक का कोई मतलब नहीं है, एक को हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, इनका इतना गुणनखंड होगा कि नहीं होगा ना, ठीक है। ओके, अब देखिए हम इनमें क्या देखेंगे, हायर कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। इनमें हम क्या देखेंगे, हायर कॉमन फैक्टर इसमें क्या है भाई, है ना। हम इसमें क्या देखेंगे भाई, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट इसका गुणनखंड इसमें क्या है, यही ना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है भाई, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है इसमें, और यहाँ भी 7 दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है भाई, 7 है, जो दोनों में मतलब कॉमन हो वो क्या है, 7 है। इसका मतलब इसका जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा भाई, ये 7 है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, और ये 7 न वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको भी डिवाइड कर देगा और इनको भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल करेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये 7 जो है इन दोनों का फैक्टर ही तो है, इन दोनों का गुणनखंड ही तो है, क्योंकि हम दोनों में से कॉमन निकाले हैं बाहर। तो 7 क्या है, इन दोनों का फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है, ये ध्यान दीजिए, इससे बड़ा यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं दूसरा भाई, चलिए एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 84 हो गया, क्या हो गया 84, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर 126 हो गया, 126 हो गया। फिर यहाँ पे 140 है, ठीक है, 140 है भाई। अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 84 को हम लिखेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84। हम इनका क्या कर लेंगे भाई, 84 का हम फैक्टर कर लेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। इसी प्रकार 126 को लिखेंगे 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18 और 18 सत्ते 126, है ना। इसी प्रकार हम 140 को लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, ये हो गया आपका। देखिए अब इसमें देखिए हम हायर कॉमन फैक्टर देखेंगे भाई, कि इन सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या है। देखिए चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम ब्लैक ले लेते हैं। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है ना। दो 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 यहाँ पे कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन, और इसमें 3 नहीं है, मतलब हम 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कॉमन लेंगे जो सभी में हो भाई, सभी में कॉमन मतलब सभी में मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम 1 2 ले सकते हैं और 1 7 ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों में है। तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 और 7, मतलब क्या है भाई, 7 दूना 14। एच सी एफ क्या होगा इसका, एच सी एफ जो दोनों में कॉमन हो भाई, सबसे बड़ा दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, 7 दूना 14, मतलब ये होगा एच सी एफ भाई, ठीक है। एच सी एफ क्या होगा, यही होगा। ओके, अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मान लीजिए हम 7 5 और 3 का कह दें आपको कि इसका एच सी एफ बताइए क्या होगा, तो इनका कोई गुणनखंड होगा क्या, 1 × अब यहाँ पे 1 लिखना जरूरी हो गया है भाई, ठीक है। 1 × 7 और इनका गुणनखंड क्या होगा, 1 × 5 और इनका गुणनखंड क्या होगा भाई, 1 × 3, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन हमें एक ही दिख रहा है, तो एच सी एफ इनका क्या होगा भाई, ये 1 होगा, ठीक है। देखिए जब कोई संख्या ऐसी आ रही हो, ठीक है, ठीक है, जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा कॉमन सब में, मतलब सभी संख्याएं क्या हों, अभाज्य हों भाई, सभी संख्याएं विषम हो, एक दूसरे से कोई कॉमन ना मिल रहा हो, तो हमेशा याद रखिए उनका जो एच सी एफ होता है 1 ही होता है, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्तक। क्या है भाई? लघुत्तम समापवर्तक, इसे एलसीएम कहते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब यहाँ पे गुणज है, ध्यान दीजिए। देखिए अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम यही 35 और 42 ही ले रहे हैं। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले रहे हैं भाई? 35 और ये 42 ले रहे हैं, 42। ठीक है, इनका हम वही पहले फैक्टर ही कर लेंगे। 5 सत्ते 35 और ये चलिए डायरेक्ट ले रहे हैं 6 सत्ते 42। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं भाई। सबसे बड़ी संख्या को हम लिख लेते हैं एलसीएम निकालते समय, एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 और 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 × 7। अब शेष बची संख्याओं में हम देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है। तो हम देख रहे हैं 5 है वहाँ संख्या, 7 लिख लिए हैं तो 7 दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 7 होता तब, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही 7 लिखे थे तो एक 7 और लिख लेंगे। ठीक है, मतलब शेष जितनी भी संख्याएं बच रही होती हैं हम उन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें नहीं था, है ना। अब देखिए ये संख्या कंप्लीट हो गई भाई। ठीक है, अब ये क्या है? यह लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। किसका? इनका और इनका। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब यह छोटी से छोटी गुणज है इनका और इनका। अब इससे छोटी कोई भी गुणज नहीं मिलेगा इनका और इनका। तो ये कितना हो जाएगा भाई? आप यहाँ 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21, 210। 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21, 210। ये क्या होगा? एलसीएम होगा, है ना। अब ये जो 35 है ये 210 का क्या है? एक गुणनखंड है। 42 जो है ये 210 का क्या है? एक गुणनखंड है। लेकिन ये क्या है? 210 35 और 42 का एक गुणज है जो सबसे छोटा गुणज है। अब इससे छोटा कोई भी गुणज आपको नहीं मिलेगा। यही होता है प्यारे विद्यार्थियों लघुत्तम। वह छोटा से छोटा गुणज बताइए इन दोनों का। ठीक है, तो आप बता पाएंगे तो यही होगा क्या? लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी सी छोटी संख्या जो इनसे और इनसे कट जाए वह क्या होता है भाई? लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है भाई? लघुत्तम समापवर्तक होता है। देखिए अब पढ़िए परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे आपको निकालना हो गया लघुत्तम समापवर्तक किसका? 12 का, 12 का, 15 का, फिर यहाँ पे 18 का, 18 का, फिर 27 का। क्या निकालना है भाई? लघुत्तम समापवर्तक। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 दूना 12। चलिए थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। और इसे लिख सकते हैं 3 पचे 15 और इसे लिख सकते हैं 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6 और त्रिक 18। इसे लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो देखिए क्योंकि हमें इन सभी का एक गुणज निकालना है, एक मल्टीपल निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है ना वो लिख लेते हैं भाई, एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे 27 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 27 लिख लेंगे। अब देखेंगे इन सभी में, चलिए पहले इसमें देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो इसमें भाई नहीं है। तो देखिए 2 3, 2 3 तो यहाँ है, तो हम ये 2 3 फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। लेकिन ये 2 नहीं लिखे हैं भाई, तो यहाँ हम 1 2 लिख लेंगे। अब इसमें भी पूरी संख्या हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ वह कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है। तो हम देखेंगे ये 5 जो है ना इसमें नहीं है,
तो हम इसमें 5 भी ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है इसमें जो इसमें नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें दो दो है, लेकिन इसमें एक ही दो हम लिखे हैं, तो एक दो और यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा भाई। 540 यह गुणज होगा इन सभी का। सबसे छोटा गुणज क्या होगा इन चारों का, तो 540 होगा भाई, 540 होगा। 540 वह छोटी सी छोटी संख्या है, अब इससे छोटी दुनिया में कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन चारों के द्वारा कट जाए। वो होगी सबसे छोटी संख्या क्या, 540, और यही होता है लघुत्तम। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। इससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएंगी जो इन चारों से कट जाए, लेकिन छोटी संख्या अब इससे नहीं मिलेगा कि जो इन चारों से कट जाए भाई। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा है ना। चलिए भाई अब नेक्स्ट को ओर चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई। देखिए अगर मान लीजिए ए और बी क्या हैं, दो संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनका एक फार्मूला होता है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, लस ए और बी का, ए और बी का लस मतलब एल सी एम, ए और बी का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए और बी का एच सी एफ। ए और बी का क्या निकालेंगे भाई, एच सी एफ। यह एक फार्मूला है, याद कर लीजिए, ये होगा एच सी एफ। ठीक है, ये फार्मूला है, आप नोट करके बढ़िया से याद कर लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई उन संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, ये क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला। देखिए अगर कोई संख्या कुछ ऐसे है जैसे कि ए बटे में बी है भाई, ए बटे में बी है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इनका आप बताइए एलसीएम, एलसीएम बताइए, चलिए एलसीएम बताइए। तो देखिए यह एक भिन्न है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है ना उसका हम क्या कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का हम करते हैं भाई, जैसे ए हो गया, ऐसे दिया रहेगा संख्या। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ ले लिए हैं संख्या, देखिए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जैसे कि ए बटे में बी, ठीक है, और फिर सी बटे में डी, फिर यहाँ पे दिया रहेगा ई बटे में एफ। अब ये कहेगा कि इनका भाई बताइए एलसीएम, जैसे इन संख्याओं का पूछ दिया कि एलसीएम बताइए, क्या एलसीएम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले सभी संख्याओं के एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का ही लेंगे एलसीएम। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या लेंगे एलसीएम, और नीचे वाले का हम ले लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, समझ में आ रही बात। इन भिन्न संख्याओं का क्या पूछा है भाई एलसीएम, तो ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे एचसीएफ। ठीक है, अगर यही संख्याएं हैं और हमसे पूछ लिया भाई एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ पूछ लिया तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले का लेते हैं एलसीएम, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हम ले रहे हैं एक, मान लीजिए जैसे कोई संख्या है भाई 5 बटे में 6, फिर यहाँ पे मल्टी कॉमा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 12 बटे में ले रहे हैं 3, फिर ये कॉमा है भाई 7 बटे में हम ले रहे हैं 4। ठीक है, या 12 ले रहे हैं, चलिए 12। अब ये कह रहे हैं भाई आप इनका एलसीएम बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम बताइए आप इनका। तो देखिए हम ऊपर वाले का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऊपर वाले का क्या होगा भाई, आप कहेंगे ये 5 और 7 तो होगा ही, और बाकी ये मतलब चलिए निकाल ले रहे हैं। देखिए 5 होगा, 12 होगा और ये 7 होगा, इनका फैक्टर करेंगे तो ये तो होगा 5 × 1, और ये हो जाएगा भाई 4 × 12, और ये 7 का 1 × 7 तो होगा ही। ठीक है,
एलसीएम में सभी डिफरेंट संख्या हैं। तो देखिए 12×5 = 60 और 6×7 = 42, 40 2 42, 420 हो जाएगा एलसीएम। और इनका हम ले लेंगे फिर एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे भाई, 2 × 3 और यहाँ 3 × 1 और यहाँ पे 3 × 4। तीनों में कॉमन क्या है भाई, तीनों में कॉमन हमें 3 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखिए यहाँ कट भी जाएगा क्या, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। ठीक, 140 आंसर क्या होगा भाई, 140 होगा, है ना, ये आंसर होगा। आप इस तरह से सवाल को बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा भाई। क्या पढ़ा, गुणनखंड और गुणज पढ़ा हमने, एलसीएम पढ़ा, फिर एचसीएफ पढ़ा, फिर हमने यहाँ दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में एलसीएम और एचसीएफ का क्या फार्मूला होता है वह देखा, फिर भिन्नों का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, और कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों से, बस इतना ही कहेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।